गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम रेखा शर्मा, योर होम साइंस टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 विच इज़ थर्माप्यूटिक मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट डिजीज़, यानी जैसी उनकी बीमारी है उसके हिसाब से उनको किस तरह की डाइट देनी है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। जैसे विभिन्न जो डिफरेंट डिजीज़ है उनमें किस तरह का उनका फूड होना चाहिए। तो इसमें हम काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे बीमारी है उसके उसी हिसाब से जैसे उस बीमारी के कारण क्या हो गए। फॉर एग्जांपल डायरिया है तो डायरिया के क्योजेस क्या हो गए, उसके अलावा ये उसके सिम्टम्स क्या हैं या कितने टाइप्स के हैं वो ये पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये इसमें और भी काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फीवर हो गया तो फीवर के भी टाइप्स जो हैं वो, उसके साथ साथ कि कौन से हमें उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिपेशन है उसके क्या क्या कारण हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, यानी कैसे पता लगता है कि इसको ये प्रॉब्लम हुई है, लक्षण क्या होते हैं उसके ये। और इसके साथ साथ उसमें हम किस टाइप का फूड लेंगे वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो अगर है तो उसके क्या क्या उसके कारण हैं और क्या क्या उसके लक्षण हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। और इसके साथ हम इसमें ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए, और इसके साथ हम इसमें डायबिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ के क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या कितने तरह के होता है। और जॉन्डिस जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप्स का है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और उस टाइम हमें कौन कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरिया के बारे में। तो डायरिया हम सबको पता है किसको कहते हैं। डायरिया बोलते हैं अतिसार को, जिसमें शरीर जिसमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने के कारण जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसका हमें प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि खाना पूरा पचता नहीं है और पचने के कारण उसका जो जूस निकलता है वो आप सबको पता है, हमने साइंस में पढ़ा है कि उसमें हमारी पूरी बॉडी में जाता है वो नहीं हो पाता। और इस कारण जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है। और जो आदमी है वो काफ़ी जो हमारी जैसे फ्रेश होते हैं तो काफ़ी लूज मोशन टाइप हो जाता है। और जो फाइबर की कमी होने के कारण कई बार उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, और कई बार तो 1 घंटे में भी बहुत बार जाना पड़ जाता है, जैसे लूज मोशन हो जाता है। और इस कारण उसकी बॉडी में पानी की भी कमी हो जाती है। और ये जो बीमारी है ये छोटे बच्चों में और जो बुजुर्ग हैं उनमें बहुत जल्दी पाया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो उस कारण क्या होगा कि बच्चों को या जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको लूज मोशन हो जाते हैं। गर्मी होते ही उनकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है और उसके कारण बच्चों को और बड़ों को लूज मोशन हो जाते हैं, जिसको डायरिया बोला जाता है, हैज़ा भी बोलते हैं जिसको। ठीक है बच्चों, इसके सिम्टम्स क्या क्या है। पहला, मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण होना। तो इसमें क्या होता है कि जैसा मैंने अभी बताया कि जो हम फूड खाते हैं उसकी जो न्यूट्रिशन जो होते हैं उसका हमारी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता, और उसके कारण हमें मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। विटामिन्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, काफ़ी सारे प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो पेशेंट है जिसको हुआ है ये, उसकी फिजिकल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे लीवर जो है वो हमारा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और इस कारण जो बीमारियों को काफ़ी पकड़ लेता है। यानी आप सबको पता है हमारी बॉडी में WBC होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, लेकिन वो स्ट्रांग कब होंगे, वो स्ट्रांग जब होंगे जब हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन
डायरिया में क्या होता है कि हम पूरे फूड का जो बेनिफिट होता है वो नहीं ले पाते, उसके जो जूस विटामिन्स वगैरह होते हैं वो पूरा उसको खींच नहीं पाते, और इस कारण हमारी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, और इस कारण हमें मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। दूसरा, अनहेल्दी एनवायरनमेंट, आसपास काफ़ी गंदगी हो, साफ सफाई ना हो, जो भी ऐसे बहुत मक्खियाँ घूमती हो, जो पानी है वो भी बहुत गंदा, जैसे अभी गर्मियों में क्या होता है कि जो पानी आता है उसको हम फिल्टर कर ले तो भी वो प्योर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी सारी गंदगियाँ होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती आंखों से, मक्खियाँ हो जाती हैं। मक्खियाँ गर्मियों में तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इस कारण क्या होता है कि मक्खियाँ वहीं इधर उधर घूमती हैं, गंदी चीज़ों पे बैठती हैं, वही हमारे खाने की चीज़ों पे बैठ जाती हैं। फ्रूट्स वगैरह अगर आप ठेले वगैरह पे देखो वहाँ पे भी बैठी रहती है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस कारण हम सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह जो लाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉश करते हैं और उसके बाद ही उनको खाते हैं। लेकिन जो बाहर और चीज़ें मिलती हैं जिनको हम वॉश नहीं करते, जैसे जंक फूड खाते हैं, बाहर कोई ठेले लगे हुए हैं उनके ऊपर भी मक्खियाँ बैठी हुई है, वो फूड हम खाएं, कंज्यूम करें, तो उस कारण जो अनहेल्दी एनवायरनमेंट के कारण, मक्खियों के कारण, गंदे पानी के कारण भी ये बीमारी हो जाती है। तो हम लोगों को क्या करना है कि एकदम साफ सुथरा वातावरण में रहना है, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना है, और जहाँ मक्खियाँ ये गंदा पानी जो है उसको बॉईल करके पीना है, ताकि ये हमें डायरिया से बचे रहे। इसके साथ क्या होता है कि एलर्जी भी, जैसे बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिनको खाने से एलर्जी हो जाती है, जैसे किसी को अंडे से होती है, किसी को पालक से, किसी को बैंगन ब्रिंजल से एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे से भी मतलब ये जो एलर्जी वाला फूड हम खाते हैं उससे भी डायरिया हो सकता है। उसके साथ कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो एंटीबायोटिक हो गई जैसे, हाँ, या फिर आयरन की टैबलेट्स हो गई, तो वो काफ़ी हैवी होती है, तो उस कारण हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उसके कारण भी ये डायरिया हो सकता है। एक होता है फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में क्या होता है बच्चों, यानी मनोविज्ञान कारण, जैसे किसी को भी टेंशन होना, जैसे कि किसी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसकी जो टेंशन हो गई कि हाय मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस कारण भी उसको ये हो सकता है। या बहुत ज़्यादा खुशी हो गई हो, खुशी मिलने वाली है, या बहुत ज़्यादा अचानक से दुख, तो इस कारण जो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें जैसे कोई हमारा एग्ज़ाम हो गया, कोई खुशी हो गई, या कोई हमें दुख अचानक से सडनली किसी दुख का पता लगे, तो ये सारी चीज़ें भी इसका एक कारण हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको कारण पता चल गए डायरिया के। अब हम बात करते हैं डायरिया के टाइप्स की। तो कितने टाइप्स के होते हैं डायरिया? 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्यूट डायरिया और दूसरा होता है क्रॉनिक डायरिया। तो सबसे पहले जो है एक्यूट, यानी तीव्र सार बोलते हैं इसको हिंदी में, जो जैसे कोई साफ मतलब अनहेल्दी फूड खाने से, या कोई बासी जो फ्रेश फूड ना हो वो खाने से, या जैसे खराब जो गंदा वाटर होता है वो पीने से, बॉईल किया हुआ वाटर ना हो वो पीने से, तो ये बहुत इजीली एक्यूट डायरिया होता है जो जल्दी हो जाता है, और ये 1-2 दिन तक रहता है। लेकिन 1-2 दिन में ही जो पेशेंट है वो काफ़ी पतला हो जाता है, और उसकी बॉडी में, जैसे आपको पता है कि डायरिया में क्या होता है, लूज मोशन होते हैं, तो लूज मोशन के कारण उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होती रहती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि ORS का घोल ज़्यादा पीना होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड, यानी हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके साथ इसके क्या क्या सिम्टम्स क्या हैं इसके सिम्टम्स हैं पेट में दर्द होना, बुखार चढ़ जाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगनी, और जो जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारी बॉडी से पानी निकल जाता है, तो इस कारण जो हमारा मिनरल बैलेंस होता है, वाटर एंड मिनरल बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है, और हमारी बॉडी जो है वो मतलब डिहाइड्रेटेड का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड है क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया क्या होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, बहुत दिनों तक चलता है, पेट में जो है स्टमक में हमेशा गड़बड़ रहती है। और ये होता क्यों है कि हम जो फ्रेश फूड ना खाएं, अनहेल्दी फूड खाएं, और इसमें ये जो काफ़ी लंबे क्रॉनिक यानी काफ़ी लंबे टाइम तक जो होता है, इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और जो हमारे मिनरल्स और वाटर का जो अभी मैंने बताया था जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, और इसके कारण जो
विटामिन्स की भी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसलिए अगर हम देखें तो ग्लूकोज का जो वाटर हम पीते हैं, ग्लूकोज का या ORS या नींबू पानी, लेमन वाटर जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पीते हैं तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी हमारी बॉडी को भी रिलैक्स फील होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, मतलब क्या हमारी कैसी मील प्लानिंग होनी चाहिए जब हमें डायरिया हुआ हो। तो मील प्लानिंग तो जैसे मैंने अभी बताया ही था कि हमें कौन से न्यूट्रिशन, हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमारी बॉडी में कैलोरीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो हमारी कैलोरीज़ को जो डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे जैसे कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स जिसमें जैसे ज़्यादा पल्प हो, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें, जैसे फलों का जूस हो, जूस मिल गया, सूजी की खीर हो गई, उबले हुए बॉइल्ड जो राइस होते हैं, ये ठंडी चीज़ें बेसिकली हमें खानी चाहिए और ऐसी खानी चाहिए जो वाटर कंज्यूमिंग हो, जिससे हमारी बॉडी जो डिहाइड्रेट हो गई है, हमारी बॉडी में जो पानी की कमी हो गई है वो पूरी हो सके। दूसरा क्या इसमें खाना चाहिए हमें, प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में जब डायरिया होता है तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो इसलिए जो मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को प्रोटीन की, वो ना मिलने के कारण हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो प्रोटीन होता है, जो ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी में ही रन करता है, तो उसमें भी प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसलिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जो पेशेंट है उसकी कंडीशन सुधारने के लिए उनको काफ़ी प्रोटीन वाले फूड दिए जाते हैं, जैसे बॉयल एग हो गया और जो क्रीमलेस मिल्क होता है जैसे डबल टोन मिल्क हो गया, वो उसको दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें खानी चाहिए। उसके साथ फैट्स, जो डायरिया के जो पेशेंट है उनको फैट वाले कोई भी ऐसा फूड नहीं देना है जो फैट जिसके अंदर ज़्यादा हो, जैसे घी हो गया, दूध हो गया, हाँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। मक्खन, बटर जैसी कोई भी चीज़ उसको नहीं देनी है। उसके अलावा विटामिन्स, तो विटामिन्स पता है कि हमारी बॉडी में घुले हुए होते हैं, तो उनको विटामिन बी और विटामिन सी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस टाइम पे उनके फूड में जो फ्रूट जूस है वो कंपलसरी होता है उनको देना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मिनरल्स। तो मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम हमारी बॉडी के निकल जाते हैं, जिसके कारण भूख की कमी हो जाती है, उल्टी लगती है। आपको पता है डायरिया में उल्टी भी होती है, लूज मोशन भी होते हैं और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है। उसके कारण हम लोगों को फ्रूट जूस नमक मिला के दिया जाता है ताकि उसमें सोडियम और पोटेशियम जो हमारी बॉडी के मेल्ट हो गए हैं, बह गए हैं, उनको वापस मिलना चाहिए। और बहुत ज़्यादा वाटर हमें कंज्यूम करना है जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो। जैसे मैंने अभी बताया था, ग्लूकोज, सूप, ये लेमन वाटर, फ्रूट जूस, ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लेनी है। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फीवर के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा फीवर, जिसको हिंदी में ज्वर बोला जाता है। आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 98.4 डिग्री होता है। अगर इससे फालतू हो तो उसको क्या बोला जाता है, उसको फीवर कहा जाता है। फीवर होता क्या है, इसके टाइप्स, फीवर के टाइप्स अगर हम बात करें तो एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का और दूसरा होता है लॉन्ग। जैसे अब अगर हम बात करें तो सभी में, जैसे हमारा डायरिया जो था वो भी एक्यूट था, एक छोटे टाइम का और एक लॉन्ग टाइम का। तो ऐसे ही एक होता है फीवर में भी शॉर्ट ड्यूरेशन और एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन। तो दोनों ही इस तरह के टाइप होते हैं, लेकिन जो शॉर्ट होता है वो कम टाइम के लिए होता है, लॉन्ग जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर है वो बहुत तेज, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण, जैसे इसके कारण क्या होता है कि साधारण जो हमें सर्दी, कोल्ड हो गया, खांसी हो गई या निमोनिया आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट फीवर में हो जाता है। सेकंड है लॉन्ग ड्यूरेशन फीवर, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो
क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता, ड्यूरेशन जो है वो लंबी होती है, लेकिन इसमें टेम्परेचर क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और जो टाइम है वो कम होता है। लेकिन जो लॉन्ग है इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर लो रहता है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होती है। इसके साथ साथ जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, इसमें ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी भी बोला जाता है, तो बहुत लंबे टाइम तक जब फीवर होता है, उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है, फिर हो जाता है, और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो उसको बोला जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, वो भी एक बीमारी होती है। एक तीसरा होता है कि इंटरवल्स में जिसको थर्ड जो फीवर का टाइप है उसको बोला जाता है, जो एक लिमिट उसमें होता है। जैसे एक तो होता है कि बहुत जल्दी चढ़ना, बहुत उतरना, और दूसरा है इंटरमिटेड फीवर, यानी इंटरवल में होता है, अभी चढ़ गया, जैसे मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हाँ, और इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो भी कम हो जाती है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी ग्लाइकोजन होती है उसकी भी क्वांटिटी घटती जाती है, यानी फीवर में ये कम हो जाते हैं, इसकी क्वांटिटी कम होती है, और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की डिमांड होना शुरू हो जाती है, जिसके क्या होगा, पसीना आएगा, या बार बार वॉशरूम यूरिन पास करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, और यूरिन पास और पसीने के थ्रू क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं वो कम हो जाएंगे। पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी के जो मिनरल्स हैं वो निकल जाएंगे। इसमें साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्टर्बेंस होने लगती है, जो खाना हम खाते हैं वो प्रॉपर पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और उसके जो चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। ठीक है बच्चों, ये हैं फीवर के जो टाइप्स हो गए ये। तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए? सबसे पहले हमें ऐसा फूड लेना चाहिए, फीवर के अंदर हमें ऐसा फूड लेना है जिसमें काफ़ी एनर्जी हो, जैसे कि ग्लूकोज वाटर हो गया, फ्रूट जूस हो गया, हनी वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें लेनी है जिसमें हमें तुरंत मतलब ऑन द स्पॉट एनर्जी मिले। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जैसे पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, और जो हमारी एनर्जी है और जो हमारी बॉडी है वो वीक होना शुरू हो जाती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पेशेंट को देने हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, हनी हो गया, शुगर हो गया, ये चीज़ें डाइट में ज़रूर ऐड करनी है जिससे बॉडी का जो डाइजेशन है वो अच्छा हो सके, और ये जो चीज़ें हैं ये वो बॉडी जल्दी से अब्जॉर्व कर सके। थर्ड है फैट, लेकिन फैट्स क्या है हमें अवॉइड करने हैं फीवर में, जैसे घी या तला हुआ चीज़ें, फ्राइड जो चीज़ें हैं वो नहीं देनी है। लेकिन एनर्जी चाहिए तो क्या दे सकते हैं हम उनको? बटर हो गया, क्रीम हो गया, जैसे मक्खन दे सकते हैं या क्रीम दे सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन। आपको पता है कि जो फीवर होता है उसमें टिश्यू का ब्रेकेज हो जाता है, तो इस कारण हमारी बॉडी की हाई रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की। तो क्रॉनिक फीवर में ज़्यादा डिमांड हो जाती है, यानी जो लंबे टाइम तक है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जो एक्यूट फीवर है उसमें इतनी डिमांड नहीं होती, तो इसलिए प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मिनरल्स हो गए। सोडियम, पोटेशियम जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं वाटर के थ्रू। मैंने बताया था कि पसीने के थ्रू या यूरिन पास करते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी के जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो इस कारण हमारी बॉडी में क्या होता है, सोडियम की कमी हो जाती है, तो इसलिए हमें वेजिटेबल सूप, फ्रूट जूस, वेजिटेबल सूप, ये सारी चीज़ें लेनी है, और इसमें हमें सॉल्ट साथ में ऐड करना है। बच्चों, ये चीज़ें हो गई हमारी जो हमें फीवर में लेनी है। अब हम ये जो हमने अभी पढ़ा ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन की। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में जैसे मैंने अभी बताया, एनर्जी वाले ड्रिंक्स लेने हैं, हमें एनर्जी वाला फूड लेना है, प्रोटीन्स लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं और विटामिन्स लेने हैं। लेकिन जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो हो गया उसमें क्या होता है कि विटामिन ए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कैरेंटाइन में, तो इस कारण जो हमारी
बॉडी में क्या होता है, विटामिन ए की जो है वो तो बढ़ जाता है, उसकी कंटेनिंग तो बढ़ जाती है, लेकिन जो कैरेंटाइन है उसकी कमी हो जाती है। इसलिए हमारी बॉडी में, इसलिए हम लोगों को फूड में क्या करना है, कैरेंटाइन को इंक्लूड करना है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो सही हो सके, मतलब उसकी फिटनेस दोबारा से रिकवर हो सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। तो कब्ज के क्या क्या कॉजेज हैं और क्या क्या सिम्टम्स हैं। अब बात करें कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एटोनिक कॉन्स्टिपेशन, एक होती है स्पेस्टिक कॉन्स्टिपेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो एटोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है उसमें हमारे इंटेस्टाइन्स जो है वो पेरिस्लेटिक मूवमेंट करती है, यानी जो हमारी लार्ज ट्यूब है हमारी बॉडी की, वो हमारी अंदर जो इंटेस्टाइन है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, यानी वो सिकुड़ना आप समझते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपस में सिकुड़ जाती है। इसके कारण उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और जो उसके अंदर हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जो हमारा फूड होता है उसको बाहर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस कारण ये जो अवस्था है, ये जो कॉन्स्टिपेशन है एटोनिक, ये बुजुर्गों में ज़्यादा, वृद्धावस्था एडल्टहुड में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन्स जो है वो सिकुड़ जाती है, और इस कारण जो हमारी बॉडी में मल द्वार जो होता है वो तक पहुंचने तक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरा है स्पेंटिक कॉन्स्टिपेशन। उसमें क्या होता है कि जो हमारी आंतें होती हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा ऐंठन आ जाती है, मतलब वो टाइट हो जाती हैं, और जो हमारे इंटेस्टाइन जो आते हैं वो टाइट होने के कारण उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, मांसपेशियों की जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन जो आंतें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिपेशन, और फोर्थ है साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन जो है, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी किसी भी प्रकार का जो बीच में कोई प्रॉब्लम, बीच में कोई गांठ आ जाती है या कोई ट्यूमर बढ़ना शुरू हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, जिसके कारण जो हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो निकलनी होती है वो रुक जाती है, और जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक झिल्ली टाइप होती है, तो वो झिल्ली क्या होती है, फटने लग जाती है, और उसके कारण वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेश होने में। तो इसलिए वो, मतलब उसकी इच्छा तो है फ्रेश होने की, उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे टाइप्स जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के हैं। अब हम बात करते हैं क्योजेस के, क्या क्या कारण होते हैं। सबसे ज़्यादा तो सबसे पहला तो ये कारण है कि अनएक्टिवनेस, यानी जो काम एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, एक्सरसाइज ना करना, ज़्यादा वॉशरूम जाने की आदत ना होना, या फिर हमारी बॉडी में जो फाइबर है उसकी, या जो हम रॉ फ्रूट्स खाते हैं उन चीज़ों की कमी होनी, बॉडी में पानी की कमी होनी, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। उसके साथ साथ जो हमारी, जैसे जो हमारा फूड का टाइम है वो अनियमित होना, यानी फिक्स नहीं होना, कभी खा लिया कभी नहीं खाया, हर समय जल्दी में रहना, जो हमें प्रॉपर जो हमें रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो हमें ना मिलना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस कारण, और एक होता है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में भी आंतों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, तो इस कारण भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम सिम्टम्स, यानी क्या क्या लक्षण है कॉन्स्टिपेशन के। तो कॉन्स्टिपेशन के सर दर्द होने लग जाता है, बैक एक हो जाता है, भूख में कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रेश नहीं हो पाते, जो पेट है वो भरा हुआ होता है, तो इसलिए भूख नहीं लगती। मुंह से काफ़ी स्मेल आती है, जो हमारी जीभ, जो हमारी टंग है वो भी वाइट होना शुरू हो जाती है, बार बार जी घबराने लगता है, और पेट में काफ़ी हैवीपन शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन के। तो इस टाइम पे हमें क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को। वैसे तो आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है,
जब कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो हमें बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लेनी है, जैसे फाइबर फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, ऐसा मतलब बिना चोकर बिना छाने जो आटा होता है उसकी रोटी बनानी, या फिर काफ़ी मोटे जो सीरियल्स हो गए वो लेने। अमरूद ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, या फिर कुछ स्प्राउट्स वगैरह सैलेड में भी खा सकते हैं, जिसके कारण जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, जो फाइबर्स की कमी हो जाती है, उसके कारण अगर हम ये सारी चीज़ें लेंगे तो हमारा कॉन्स्टिपेशन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट जो है फैट्स। तो जो फैट है आपको पता है वो चिकना होता है, घी हो गया, तेल हो गया, तो वो क्या होता है? चिकना होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो फूड है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें भी चिकनाहट आ जाती है। तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा चिकनाहट होगी तो हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो बाहर निकलनी है वो नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए फैट्स को कॉन्स्टिपेशन में अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट कैलोरीज। आप सबको पता है जो कैलोरीज हैं वो हमें एज के, जेंडर के हिसाब से और जो जितना काम करता है उसके हिसाब से डिपेंड करती है। जैसे जिसकी जितनी एज है, अगर छोटा बच्चा है वो खेल कूद में ज़्यादा है, उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो उसको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है। देखा जाए तो जैसे औरतें होती हैं तो औरतों की जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती, हाँ, तो उनको उसके हिसाब से कैलोरीज दी जाती हैं। अगर हम देखें जो बच्चा मतलब कोई भी जो मेंटल यानी अपना ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करता है तो उसको भी उसके हिसाब से कैलोरीज दी जाती है। यानी अगर हम बात करें तो चाइल्ड की, टीनेजर, एडल्ट, इन सब की अलग अलग डिमांड होती है कैलोरीज की। तो जिसकी जैसा एज ग्रुप है उसको उसी हिसाब से कैलोरीज दी जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा हाइपरटेंशन, उसकी बात करते हैं, जिसको हाई बीपी भी बोला जाता है। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि होता क्या है। हाई बीपी या जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की जो ब्लड निकलता है वो हमारे हार्ट में जो ब्लड का प्रवाह होता है, मतलब जो फ्लो होता है वो होता रहता है। और कोई भी रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो जिसके कारण हमारे हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसको प्रॉब्लम होती है ब्लड फ्लो करने में, तो उसको बोलते हैं रक्तचाप। जैसे रक्तचाप बढ़ना या फिर हाइपरटेंशन होना। तो कोई ये किसी को भी हो सकता है। वैसे हम लोगों की देखा जाए तो जो फिट है उसकी 80 किलोमीटर डायस्टोलिक प्रेशर जो है उसका वो 80 किलोमीटर होता है और सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर बीपी किसी का हाई हो जाए तो उसका 220 सिस्टोलिक हो जाता है और 120 डायस्टोलिक हो जाता है, उससे भी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर कोई ज़्यादा एज का कोई पेशेंट है या जो वृद्ध है उनको ये बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें कौन कौन सी बीमारियां शुरू हो जाती है? हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, या हमारी जो किडनी है उसमें भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ साइकोलॉजिकल जो डिजीज़ होते हैं वो भी इसमें डेवलप हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हाइपरटेंशन के कारण होती हैं। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, यानी क्या कारण है इसके, क्यों होती है, क्या क्या कारण हो गए। एक तो हेरिडिटरी हो जाता है। अगर सपोज मेरे पेरेंट्स को है तो वो जीन्स के थ्रू मेरे अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर माँ या बाप किसी को है तो उनके बच्चों को भी ये हो सकता है। दूसरा ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर किसी का बहुत ज़्यादा वेट हो गया है तो इसके कारण उसके हृदय पे, उसका जो हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके कारण उसको ये हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इस कारण उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट स्ट्रेस हो गया या स्ट्रेन हो गया, बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है तो उसको भी
जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों को आजकल वर्कलोड सभी को बहुत ज़्यादा है, जो हमारे डेली घर में टेंशन्स, मतलब सभी के कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बच्चों को अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई का, अपनी जॉब का, अपने घर का, सभी की कुछ ना कुछ टेंशन रहती है। बच्चों को भी अपनी पढ़ाई के बोर्ड एग्ज़ाम आ गए, मतलब कुछ ना कुछ सभी की लाइफ में हमेशा चलता ही रहता है। तो इस कारण जो लोग हैं, जैसे पहले क्या होता था, लोग गांव में रहते थे, शांत वातावरण होता था, तो कोई हाई बीपी वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल एरिया डेवलप हो गए हैं, काफ़ी शहरों की तरफ लोग आते हैं, तो वहाँ पे जो माहौल है वो थोड़ा शांत भरा नहीं है, मतलब शांति का माहौल नहीं है। तो इस कारण वहाँ पे भी लोगों को टेंशन ज़्यादा होती है और उनको ये हाइपरटेंशन हो जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ नारकोटिक्स और अल्कोहल, यानी नशीले पदार्थों का सेवन करना, जैसे स्मोकिंग करना या ड्रिंकिंग करना या ड्रग्स लेना। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। जैसे अगर देखा जाए तो जो अगर एक रिसर्च के थ्रू जो इंडियन वीमेन है उनके कंपैरिजन में जो जेंट्स हैं उनको ज़्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो देखा जाए क्योंकि ये जो स्मोकिंग हो गया या ड्रिंकिंग हो गया, अल्कोहल कंज्यूम करना या ड्रग्स वगैरह लेना, तो ये ज़्यादातर जेंट्स ही लेते हैं। तो इस कारण ये रिसर्च में पाया गया है कि इंडियन जो वीमेन है उसके कंपैरिजन में मैन को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है एज और सेक्स, यानी लड़का लड़की जेंडर, और दूसरा जो एज है। अगर ओल्ड एज के पीपल हैं, ओल्ड एज पर्सन है, तो उनको ये डिजीज़ बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जेंट्स में जल्दी पाया जाता है औरतों के कंपैरिजन में, और बल्कि एक देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ये रोग कम होता है, और जो हाई सोसाइटी के पीपल होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है फूड हैबिट। अगर हम खाने में बहुत ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करते हैं तो हमें इजीली, मतलब आसानी से हाई बीपी हो सकता है। अगर हम नमक यूज़ नहीं करते तो लो बीपी भी हो जाता है। तो ये दोनों हमारे खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अब सिम्टम्स क्या हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं। सबसे पहले सर दर्द होने लग जाएगा, सर का जो हमारा पिछला पार्ट है उसमें दर्द होने लग जाएगा, पेट में मतलब गैस्ट्रिक हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, जी घबराना, वोमिटिंग होना, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना, और जो हमारी आईसाइट है वो भी कम होने लग जाती है, और धीरे धीरे हमारी जो नींद है उसमें भी कमी होती है, कमी नींद आती है, और जिसके कारण हमारी बॉडी काफ़ी थकावट रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं। अब अगर इसमें बात करें हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कौन कौन सा पौष्टिक आवश्यकताएं हैं जो हमें इसमें लेनी चाहिए। कैलोरीज, जो मोटे लोग हैं, मतलब जो हेल्दी लोग हैं, उनको ये अभी जैसे बताया था कि ओबेसिटी एक इसका कारण होता है, तो जो मोटे लोग हैं उनको ये बहुत आसानी से ये डिजीज़ हो जाता है। तो उनको क्या करना है कि कैलोरीज जो है वो कम देनी है, और ताकि उनका जो वेट है वो ना बढ़े। उनका अगर वेट कंट्रोल में रहेगा तो उनको ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो वो कैलोरीज के कारण ही होगा, जितनी कम कैलोरीज वो कंज्यूम करेंगे उनका वेट उतना ही रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो हम सबको पता है कि हमें खाने को न्यूट्रिशन देने के लिए कम से कम उसके अंदर 50 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको सिर्फ 20 ग्राम तक ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। क्यों? क्योंकि अगर उनकी बॉडी में प्रोटीन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उस कारण सोडियम भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है फैट बिल्कुल नहीं देना है। क्यों? क्योंकि फैट के कारण क्या होगा कि उनका हाई बीपी जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स भी कम ही देने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें सोडियम की जो कैपेसिटी है वो, मतलब सोडियम की जो क्वांटिटी है वो कम रखनी है। तो इस कारण जो मिनरल्स हैं वो भी कम ही देने हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड, जैसे लिक्विड फूड जो हो गया, तो लिक्विड फूड हम उनको आसानी से दे सकते हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छा है तभी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली हम उनको दिए जाएं, लेकिन लिक्विड फूड उनके लिए अच्छा रहता है।
अब नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड फूड, यानी जो हमें उनको देना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देना, वो कौन से हैं? काफ़ी स्पाइसेस वाला जो फूड होता है वो नहीं देना, एक्स्ट्रा सॉल्टी नहीं देना, और जैसे जो नशीली चीज़ें हो गई वो नहीं देनी। उसके साथ साथ घी, मलाई, मक्खन, अंडा, मांस, मछली, इनमें से कुछ नहीं दे सकते उसको हम। और कौन कौन से सीरियल्स हैं, दालें हैं जो उनको, और साग जो है जो उनको हम नहीं दे सकते वो है कच्ची मक्की नहीं दे सकते, कॉर्न जो होता है वो नहीं दे सकते, और काले चने नहीं दे सकते, भुने हुए चने, उड़द की दाल, चौलाई का जो साग होता है, मेथी, सलाद का पत्ता, पालक, फूल गोभी, कच्चा आम, कॉफ़ी, चटनी, तेज चाय, अचार, ये सारी चीज़ें उनको नहीं देनी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह। डायबिटीज़ हम सबको पता है कि डायबिटीज़ में क्या होता है कि हम लोगों को शुगर की चीज़ें नहीं देनी, मीठा नहीं खाना होता है। ये क्या होता है? ये एक इसमें हमारी बॉडी का एक इंसुलिन हार्मोन है, वो बनना कम हो जाता है, और इसके कारण जिनको डायबिटीज़ होता है उनको इंसुलिन खुद ही इंजेक्ट करना, मतलब इंसुलिन इंजेक्ट करवाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजिन जो है उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, और जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी है वो बढ़ने लग जाती है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारे यूरिन के, जब हम यूरिन पास करते हैं तो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा यूरिन जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो निकलने लग जाता है, और इस कारण जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, और उसकी जो वेट है, जो फिजिक है, वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटरी, अगर किसी के भी पेरेंट्स को अगर बीपी है तो उनके बच्चों को भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को भी चांसेस होते हैं कि उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है एज, लेकिन जो एज है उसमें 40 और 50 की एज के बाद ही इसका ये डायबिटीज़ होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उससे पहले नहीं होता। नेक्स्ट है ओबिसिटी। बच्चों ओबिसिटी तो देखा जाए तो सभी रोगों की प्रॉब्लम है। अगर हाइपर टेंशन देखा जाए तो उसमें भी ओबिसिटी का एक काफ़ी बड़ा रोल था कि जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा होता है उनको हाई बीपी भी हो जाता है, उनको डायबिटीज़ भी हो जाता है। इसलिए सभी को अपना जो वेट है वो कंट्रोल में रखना चाहिए। नेक्स्ट मतलब लाइफस्टाइल जो है हमारा, बहुत ज़्यादा हम चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमारी बॉडी जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो कम है, और बहुत ज़्यादा हम फूड ले लेते हैं। जैसे शाम को क्या होता है, अच्छा खाने का क्या होता है कि हमेशा बोला जाता है कि जो ब्रेकफास्ट है वो हमें राजा की तरह करना चाहिए, और जो डिनर है वो हमें भिखारी की तरह करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, उल्टा हो जाता है। जो ब्रेकफास्ट है वो सुबह सबको जल्दी होती है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, तो ब्रेकफास्ट वो लेते हैं, और कई बार ना के बराबर लेते हैं, कई बार लेते भी नहीं हैं। लेकिन जो डिनर है वो क्या करते हैं कि थके हारे आते हैं और थकावट में खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और खाना ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, उस टाइम सो जाते हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो सारी उनकी फैट बन जाता है, और उनका वज़न जो है वो इस कारण बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ें हैं जिनके कारण जो हमें डायबिटीज़ हो सकता है। अब है सिम्टम्स क्या है? बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार वॉशरूम जाना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, वेट कम होना, उसके साथ साथ आँखों की जो रोशनी है वो भी कम होने लग जाती है, स्किन इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। अगर हमें कोई घाव, कोई कट या बर्न कुछ भी हो गया है हमारी बॉडी में, तो उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हीलिंग प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में ये सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे डायबिटीज़ अगर पुराना हो, क्रॉनिक डायबिटीज़ है, तो इसमें ग्लूकोज, अगर क्रॉनिक डायबिटीज़ है तो क्या होता है कि शरीर में जो ग्लूकोज का कैपेसिटी होती है वो सही से नहीं होती, और जो ऊर्जा हमें लेनी चाहिए ग्लूकोज से, जो एनर्जी हमें मिलती है वो भी पूरी हम नहीं ले पाते, पूरा कंज्यूम नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ जो हमारी एनर्जी और फैट का जो, मतलब एनर्जी और फैट जो है वो दोनों कैसे हो जाता है, कैरोटीन बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ये इकट्ठे होकर हमारे ब्लड में भी आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है पेशेंट जो है वो कई बार बेहोश भी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे कारण हैं जो इसमें हैं।
अब अगर हम बात करें डायग्नोसिस की कि इसकी पहचान कैसे होती है कि हमें क्या हुआ है, तो इसकी डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है यूरिन के थ्रू, एक होता है ब्लड के थ्रू। अगर आपको देखा जाए, अगर हम शुगर की या डायबिटीज़ का टेस्ट करवाते हैं तो एक तो हमें खाली पेट करवाना होता है बिना कुछ खाए पिए, जिससे हमें ये पता लगे कि एक्चुअल में कितना है, और एक हम खाना खाने के बाद। अगर हम खाना खा के या चाय पी के, क्योंकि चाय में हमें पता है शुगर डाला होता है, तो उस टाइम पे भी शुगर जो है वो ज़्यादा शो कर देता है। तो दो तरीके से होता है, एक तो यूरिन के थ्रू और दूसरा ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या होता है बच्चों? पीलिया हम सबको पता है कितने टाइप का होता है। पीलिया जो है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस, दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और तीसरा है हेप्टोसेलुलर जॉन्डिस। ये 3 तरह के जॉन्डिस होते हैं। जॉन्डिस होता क्यों है? ज़्यादातर गर्मियों में पाया जाता है। देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो जॉन्डिस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण पूरी बॉडी जो है वो उसके अंदर बिलीरुबिन की अच्छी क्वांटिटी दिखने लग जाती है, और जो आदमी है या जो पेशेंट है वो आंखें भी पीली हो जाती हैं, नाखून भी पीले हो जाते हैं। देखा जाए तो वो पूरा पेल पड़ जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मैंने अभी बताया था कि जो ब्लड है वो पानी बनना शुरू हो जाता है। 3 टाइप्स होते हैं इसके कारण क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं? बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, सर दर्द, बुखार, भूख की कमी हो जाती है, आँखें, जीभ सारी पीली हो जाती हैं, बार बार उल्टी आना, कई बार उल्टी में खून भी आने लग जाता है, पेट में हमारे आंतों में स्वेलिंग हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जॉन्डिस के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की, क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसेस है, वो अगर ख़त्म होने लग जाए या कम होने लग जाए तब हमें जॉन्डिस हो सकता है। दूसरा, बिलीरुबिन है वो हमारी पाचन नली यानी जो हमारी डाइजेस्टिव वेसल है उस तक ना पहुंच पाए तो भी कई बार क्या होता है कि मेडिसिन के कारण भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर किसी को कैंसर है तो भी उसको इजीली उसकी बॉडी जो है वो जॉन्डिस की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। नेक्स्ट, अगर हमारे ब्लड में प्रॉब्लम हो तो, और साथ में अगर किसी को स्टोन, अगर किसी की किडनी में स्टोन हो तो भी उसको आसानी से जॉन्डिस हो सकता है। हमें जॉन्डिस में कौन कौन से फूड लेने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। कौन कौन से हमारे रिस्ट्रिक्टेड फूड हैं? जैसे मक्खन नहीं लेना, घी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा अंडे का पीला जो एग का जो योक पार्ट होता है, येलो पार्ट होता है, उसको नहीं ले सकते। साबुत जो दालें हैं वो नहीं खा सकते। उसके अलावा नॉनवेज जैसे मीट हो गया वो नहीं खाना। नमकीन, पापड़, चटनी, अचार यानी मसाले वाली कोई चीज़ नहीं खानी, और कोई भी ऐसी नहीं जिसमें काफ़ी सुगंध यानी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस वाली जो चीज़ें हैं वो, चॉकलेट, आइसक्रीम, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती है इसमें। पेशेंट को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? रोगी को, मतलब जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा आराम करना है, काफ़ी धूप लेनी है ताकि उसके अंदर विटामिन डी जो है वो अच्छा हो सके। उसको थोड़े थोड़े टाइम पे फूड देना है, यानी जो फूड की क्वांटिटी है वो कम रख ली है, लेकिन जो फूड की ड्यूरेशन है यानी बहुत ज़्यादा उनको दिन में कई बार फूड देना है। उसके साथ साथ उसको गर्म पानी का एनिमा देना चाहिए ताकि उनके जो जो मसल्स हैं उनको थोड़ा आराम मिल सके। इसमें ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करना होता है। जो हमें ऐसा फूड खाना है जिससे हमारा जो वेट है वो सामान्य रहे, बहुत ज़्यादा कम ना रहे। साथ में टूथब्रश, सुइयाँ और रेज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाना होता है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है। बच्चों, आज हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में जाना, बहुत बड़ा चैप्टर था। साथ में हमने उन बीमारियों के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या उसके कॉजेज़, क्या क्या कारण हैं, और हमें उनमें कैसा कैसा फूड लेना है जिससे हम उन बीमारियों से इजीली रिकवर कर सकें। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, लेकिन अगर आप साथ में चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके और भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है बच्चों।